कर दे शुरू। लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड पे? है? एक बार जरा चेक करना। चलो भाई एक बार जरा चेक कर लो, आवाज आवाज सब ओके है? पीसीएल के ए बी सी कौन सा परचेज करें? ज्यादा लाइव पढ़ना तो सी करो। चलिए सभी लोग लाइव आते जाएं जल्दी से, फटाफट से। हेलो। चलिए फिर शुरू करें दोस्त। ये रहा जी हमारा ट्रांसफार्मर। इसमें जो प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस है ये है इनफाइनाइट। प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्ट होती है मैग्नेटिकली। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकली होती है आइसोलेटेड। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक जो इंड्यूस्ड होती है ये होती है सेल्फ इंडक्शन, और सेकेंडरी यही जरूरी भी था, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो काम करता है ये काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अरे ये वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम लोग ईएमएफ पर चले, ईएमएफ इक्वेशन, तो 4.44 एफ और N1, ये वैल्यू डिनोट होती है दोस्त आरएमएस वैल्यू। E2 बराबर में 4.44 एफ और N2 वोल्ट आरएमएस वैल्यू। बेटा याद रखिएगा एवरेज वैल्यू। मान लिया मुझे E1 का एवरेज वैल्यू की जरूरत है, तो 4 एफ और N1 वोल्ट। ठीक है जी। हमेशा दिमाग में रखिए कि ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ पर टर्न है, ईएमएफ पर टर्न प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों तरफ सेम होता है। ये भी याद रखना है दोस्त। देखो जैसे हम लोगों ने ये लिखा है, तो आपको जो भी न्यूमेरिकल करने के लिए पेपर में दिया जाएगा, टर्न रेशियो वाला जो आएगा, तो आपको दो अलग अलग चीजें सीखनी भी नहीं। आपके लिए अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको एक ही फॉर्मूले से भाई वो करना है, और वो फॉर्मूला ये है कि K बराबर में N2/N1 E2/E1 I1/I2। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में दोस्त ये फॉर्मूला होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। कर लोगे जी? अरे तुम्हें आज हमने बताया नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूले से करोगे। चल जो भी न्यूमेरिकल आए उस फॉर्मूले को लगाएंगे। ये डायरेक्ट भी आता है तो इसी को टिक करना है। ठीक है भाई, कर लेंगे। क्या है जी? N2/N1 E2/E1 I1/I2, ये हो गया जी हमारा K। देखो जी ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसे सवाल है जो आप छोटे मोटे फेजर डायग्राम बनाकर कर सकते हैं।
अब इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे रेफर्ड वैल्यू, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का तो दोस्त क्विक रिवीजन में कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेफर्ड वैल्यू लिखने का है। देखो एक रेफर्ड वैल्यू लिखते हैं इन फॉर्मूले का यूज करके, और एक रेफर्ड वैल्यू होती है दिमाग का यूज करके। जैसे कि हम ये कहते हैं कि अगर बेटा E1 ग्रेटर देन E2 हो, ठीक है, तो ये होता है स्टेप डाउन। यानी अगर वोल्टेज कम है, जैसे अगर मैं कहूं I1 तो I2 ज्यादा होगा। ये जो एक कंडीशन है ये हमारी है स्टेप डाउन के लिए। अगर E1 लेस देन E2 है, और ये तब होगा यार जब N2 बड़ा होगा, तब होगा जब I1 बड़ा होगा I2 से, क्योंकि अपरेंट पावर लेवल कभी चेंज नहीं होगा दोस्त। अगर ये होता है तो ये मिलता है हमें स्टेप अप। ट्रांसफॉर्मर AC पर काम करेगा, ट्रांसफॉर्मर हम क्या लिखते हैं, सिर्फ AC पर कार्य करेगा, AC पर काम करेगा। और अगर देखें तो भैया DC देने पर ये जल जाएगा, DC पर बर्न हो जाएगा जी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि फैराडे का नियम सेटिस्फाई नहीं होता। तो जैसे हम लोग रेफर्ड वैल्यू करते हैं, रेफर्ड वैल्यू मतलब सेकेंडरी से बेटा प्राइमरी लाना, प्राइमरी से सेकेंडरी लाना। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है, ये X2 है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी वाइंडिंग के लीकेज के कारण बेटा रिएक्टेंस है। ये हमारे पास E2 है, ये I2 है। हमें रेफर्ड करना है जी प्राथमिक साइड पर, तो R2 डैश बराबर K स्क्वायर, X2 डैश बराबर E2 डैश बराबर I2 डैश बराबर ये तो है बेटा फॉर्मूले का यूज करके। लेकिन K का वैल्यू क्या लोगे ये भी जरा दिमाग में रखो। ये ले एक चीज और दिमाग में रखो, मान लिया ये हमें लो से हाई की तरफ ट्रांसफर करवा रहा है। अगर लो से हाई की तरफ ले जाता है ज्यादा वोल्टेज की तरफ, तो वहां पर जाकर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का मान भी बढ़ेगा। क्यों? हमने ये सोचा अगर वोल्टेज ज्यादा करंट कम, और करंट कम तब होगा जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखना। मान लिया मैं ये एक सवाल दे रहा हूं आपको, मैंने कहा जी 230 बटे ये 600 या 460 ये ट्रांसफॉर्मर है, और इसमें मुझे जो R2 का मान दिया है वो 1 ओम दिया है, और मुझे कहा गया है कि आप प्राइमरी पर रेजिस्टेंस निकालिए जी। तो R2 डैश, मैंने कहा मैं फॉर्मूला भूल गया। हमने ये कहा कि अगर हम लोग ये देखें भाई 1 तो है बेटा, ये यहां से इस तरफ ले जाओगे यानी कम वोल्टेज। कम वोल्टेज का मतलब है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम तभी तो होगा जब 230 बटे 460 करोगे, और स्क्वायर जरूर रखें। तो 1 इंटू ये कितना 2 हो गया, 1/4 यानी 0.25 ओम। इस तरीके से कर लेंगे। अगर हाई की तरफ होता तो हाई कब आता, जब 460 बटे 230 करते। ठीक है भाई। अब देखो बेटा, हम लोग एक नो लोड के लिए एक डायग्राम पढ़ते हैं, यही बनाएंगे। देखिए इसमें खास चीज है बहुत। हम बेटा एक डायग्राम ये बनाते हैं, ये भी पेपर के लिए बड़ा ही फेवरेट है। याद रखिएगा कि जिस लाइन पर वोल्टेज है उसी लाइन पर वॉटफुल कंपोनेंट आएगा, और यहां से 90 डिग्री पीछे बेटा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हुआ करता है, और ये होता है नो लोड करंट। ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट है वो कम होता है 2 to 5%। इसलिए कम है क्योंकि यहां कोर है,
जो ये कोर बनाई है, ये बनाई है CRGOS से, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से, यानी ऐसी कोर जिसकी हाई परमेबिलिटी, जिसके बेटा हाई परमेबिलिटी हो। हाई परमेबिलिटी मीन्स लो रिलक्टेंस होता हो, ताकि कम करंट से भी अच्छा मैग्नेटाइजेशन कराया जा सके। बेटा आई नॉट बराबर अंडर रूट में IM स्क्वायर प्लस में IW स्क्वायर आप कर सकते हैं, ये एंगल फाई नॉट होता है। हमें यार पता है ना कि नो लोड पावर फैक्टर जो एंगल है बेटा, याद रखना 75 से बड़ा लगभग और 90 से सदैव कम, और नो लोड पावर फैक्टर हमें कम मिलता है। नो लोड पावर फैक्टर हमें 0.2 0.3 ऐसा मिला करता है। ये नो लोड से रिलेट करती हुई चीजें हैं। फिर देखिए, जब आइडल ट्रांसफॉर्मर की तरफ आप चलेंगे, आइडल ट्रांसफॉर्मर देखते हो, हमें पता है कि R टेंस टू 0, लीकेज कुछ नहीं होगा है जी, लॉसेस कुछ नहीं होगा, लॉसेस 0 है, दक्षता 100% है। फिर हम कहते हैं परमेबिलिटी होनी चाहिए जी इनफाइनाइट। देखते हो, देखो जब आइडल ट्रांसफॉर्मर को नो लोड के कंडीशन में पूछें तो आप कहेंगे है जी, आप कहोगे भैया फाई बराबर में 90, यानी कि 0 पावर फैक्टर लैग। अगर आप बेटा लोड पर चलाएंगे, से नो लोड के बजाय आप लोड पर चलाएंगे, तो याद रखना जो फाई डिसाइड होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू लोड। ये आइडल ट्रांसफॉर्मर होता है जी। रेफर्ड वैल्यू सेकेंडरी से जैसे प्राइमरी लिखी है, तो X1 R1 E1 I1, अगर हम सेकेंडरी पर चलेंगे भैया तो देखो X1 डैश बराबर में K स्क्वायर X1, यहां अगर हम लिखेंगे तो R1 डैश बराबर में K स्क्वायर R1, यहां अगर चलेंगे तो E1 डैश बराबर K E1, I1 डैश बराबर में I1 बाई K। रेफर्ड वैल्यू, ठीक है जी। ये है अभी यहाँ हमारी इंपॉर्टेंट चीजें जी। ज्यादा ब्राइट ये कैसे होगा? अरे यहीं देख लो रमन सर क्लासेस पे, वो लड़के को लगानी नहीं आ रही थी यार क्लास। आपको लगता है कि इस सब में मेरी पता नहीं क्या साजिश होगी यार? हाँ, अरे देखना आपने फोन में एक जना चला के सही दिख रहा है क्या? बच्चे कह रहे ज्यादा चमक हो रही तो इसे लाइट को बंद कर लेंगे। अरे भाई ज्यादा चमक इसलिए लग रही होगी तुम्हें, अंधेरे में पढ़ने की आदत पड़ गई ना, रात रात को क्लास चल रही है। लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं नहीं, उस इसमें नीचे सही दिख रहा है ना, वो बड़ी इस पे दिख रहा है। मोबाइल में देख लो, इधर से लिख तो काले पे रहे। चलो जी, जितनी चीजें बोर्ड पर फटाफट से उन्हें पढ़ो एक बार।
यार सही तो दिख रहा है, ब्लैक पे ही तो लिख रहा हूँ मैं, कौन ना काले पे, सॉरी हरे पे थोड़ा ही लिख रहा हूँ मैं। वैसे भी ऑनलाइन में तो एक बार बच्चों से बस पूछ लो, फिर तो ये लाइन लगा देते हैं। सही दिख रहा है 360 में मेरे फोन में। चलो जी, ये दो, ये हमने बनाया जी कोर टाइप। अरे लो वोल्टेज वाइंडिंग नजदीक है। क्यों है, जल्दी जल्दी बोलो, अब थोड़ा ही लिखाऊंगा ये। लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड, यानी कि कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड। इसे हम हाई वोल्टेज लेस करंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, हाई वोल्टेज लो करंट लेस करंट। इसमें मोर रिलक्टेंस, क्योंकि पाथ की लंबाई ज्यादा है तो मोर रिलक्टेंस, ये ज्यादा है ना पाथ की लंबाई, तो इसलिए ज्यादा रिलक्टेंस, ज्यादा लीकेज, किसकी तुलना में यहाँ। इसमें कैसे वाइंडिंग रखी हुई है, सैंडविच के रूप में रखी हुई है। ठीक है जी, ये याद रखना कि इसमें फ्लक्स पाथ कितने हैं। हाँ हाँ, नीचे दो ही है फ्लक्स पाथ, यहाँ एक है, यहाँ पर फ्लक्स पाथ हो गए दो। ठीक है जी, यहाँ पर लीकेज कम, लेस लीकेज, लो रिलक्टेंस, हाई करंट, लो वोल्टेज। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए जी, वोल्टेज रेगुलेशन पर चलते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन, ये दिमाग में रखो क्योंकि ये डायरेक्ट टिक लगाने को भी आ रहा है यार पेपर में। नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड वोल्टेज, ये जनरली वैलिड होता है। वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड माइनस फुल लोड वोल्टेज वैसे सही सवाल तो दोस्त ये था कि ये मेंशन करेगी किस ट्रांसफार्मर में। हम जितने भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो मेथड हमने ड्राइव भी किए हैं परसेंटेज आर वाला, वो सब इसे यूज करके किए हैं। अब ये आ जाए डायरेक्टली एग्जाम में दोस्त,
यूपीएससी में आया तो दूसरे को सही माना, यूपीपीसीएल में जैसे पूछा तो पहले को ठीक कर लिया। तो रियलिटी बताओ तो फिर है तुम्हारी किस्मत की बात। कड़वा सच है देखो, कभी तुम मुझे दोस्त हो, फिर है तुम्हारी किस्मत की बात। हमने बता दी फिर वही बात, अगर लिख दिया तो फिर तो मजा आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और वैसे ही पूछ रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन लिखो ट्रांसफार्मर में, तो फिर भैया तुम्हारी किस्मत की बात है। ठीक है जी, कई बार ये भी सही हो सकता है ये भी। तो ज्यादातर अगर जैसे यूपीपीसीएल के हिसाब से देखें तो उसने एक बार इसे सही माना है, ठीक है जी, तो फिर यूपीपीसीएल में उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। एसएससी ज्यादातर जो प्रीफर करके चलता है वो प्रीफर करके चलता है यूपीएससी वाले कंटेंट को या उन ऑप्शंस को, तो फिर आपको ये दूसरा ज्यादा बेस्ट था, इस पे टिक लगाना था। मतलब लिखना चाहिए रियली में तो कि वो पूछ किस में रहा है। अब वैसे तो बच्चा भाई क्या कहे, किसी में पूछ नहीं रहा, कुछ लिख नहीं रहा, तो बच्चा भी कहां से जवाब देगा। हाँ यही है, वैलिडिटी भी यही है दोस्त, मतलब ज्यादा अच्छे रिजल्ट यही देगा। इसी से हम सब कैलकुलेशन भी करते हैं। अब जब से यूट्यूब यूनिवर्सिटी हुई है तब से ज्यादा तकलीफ होने लगी। जब से यूट्यूब यूनिवर्सिटी का ये इन्वेंशन हुआ ना, तब से ज्यादा चीजें, ज्यादा दिक्कतें आने लगी। रियली में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी स्टैंडर्ड नहीं था, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है। मैं कहता हूं मुझे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जरूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मर के एनालिसिस में दोस्त, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे पता है कि E प्रोपोर्शनल टू N, भाई जिधर टर्न ज्यादा मतलब वोल्टेज ज्यादा करंट कम। मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मर के पूरे वर्किंग को सीखने के लिए दोस्त किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जरूरत ही नहीं है। वो राइटर ने कैलकुलेशन को बच्चे को इजीली समझाने के लिए एक टर्म को एज्यूम किया। जो बढ़िया राइटर्स है ना, उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया, अजम्पशन। मेरे से कभी गलत नहीं होगा ये सवाल। रियली में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अब दो कुछ लोग तो ऐसा भी पढ़ा रहे हैं आजकल कि के है तो ये, ए है तो ये, यार कैसे हद कर दिया। अरे किसी ने डिनोट करना के से, किसी ने ए से, बी से, सी से, डी से, ये थोड़ा ना स्टैंडर्ड है, बना दिया। हमें किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ट्रांसफॉर्मर को बनाने के लिए, आप वर्किंग कराने के लिए दोस्त। इट जस्ट ए अजम्पशन फॉर सिंप्लीफिकेशन द सर्किट, सिर्फ ये था। अब ये एक बहुत भारी भरकम टॉपिक इन्वेंशन करके जबरदस्ती छाप दिया किताबों में, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और नालायक एग्जामिनर पेपर में दे भी रहा, पेपर में दे रहा ऑब्जेक्टिव में। तब होना चाहिए जब आप मेंशन करें कि आपने ये एज्यूम किया है। मेरा एज्यूम करना अलग हो सकता है, इस भाई का एज्यूम करना अलग हो सकता है। और ऐसा नहीं है, जो ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे जितने भी अध्यापक है ना, वो सब बड़ा क्लियरली बोल रहे इस चीज को। अब जो भी लेक्चर देखेंगे बड़ा क्लियरली मेंशन है, वो कर भी रहे, चाहे वो गेट की क्लासेस भी चलती हो, बड़ा क्लियरली, जस्ट अजम्पशन टू सॉल्व द सर्किट। अब जैसे गौरव बाबू अभी नौसखिया लौंडा पढ़ाना शुरू करें, वो तो वही जो उसे सिखाया गया या दिखाया गया जो किताब में अपना चली आ रही है अपना, बल्कि बुक्स में भी इसमें ईमानदारी रखी है। बुक्स में से स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं रिप्रेजेंट किया। इस्पाक हुसैन जी ले लीजिए, डीपी कोठारी ले लीजिए, फिजाल्ड विस्ले ले लीजिए, पीएस भीमरा जी ले लीजिए, सबने अपने हिसाब से सॉल्व करने के लिए अपना अलग से ऑप्शन माना है। किसी ने n2 बाई n1 से भी किया, n1 बटे n1 n2 से भी किया, न्यूमेरिकल का सेम रिजल्ट आएगा। डीपी कोठारी जी ने पूरा अलग तरीके से हल किया कि हम पूरी सर्किट को ये n2 n1 से करेंगे। इस्पाक हुसैन जी ने कहा कि हम n1 n2 से या e1 बड़ा e1 e2 से करेंगे। न्यूमेरिकल दोनों से लगाओ ना आप, दोनों सेम आंसर आएगा।
ये स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन भाई अब हमें एग्जाम पास करना है दोस्त, है कि नहीं? हम एग्जामिनर के साथ जिद नहीं करेंगे, तो आपसे हमारी प्रार्थना है इस पे टिक लगाना है, इस पे टिक लगाना है, वहां बैठ के ज्यादा सोचना नहीं है। पेपर में आएगा मतलब यही है जिसे वो आपसे चाहता था। नेक्स्ट ये आ जाओ जी, वोल्टेज रेगुलेशन है। वैसे मैक्सिमम टाइम चांस ये है कि आपको मेंशन करेगा, अदरवाइज अगर नॉर्मली ऐसे पूछ रहा है तो भाई यूपीपीसीएल ने एक बार पेपर में इसको सही मान लिया है। अगर नहीं दे रहा है कि किस में स्टेप अप स्टेप डाउन किस में था, तो ये। और भाई अगर एसएससी में जाएंगे तो फिर इसको टिक जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी जब ये एसएससी में आया तो इसको एक बार सही मान चुके, यूपीएससी तक ने भी एक बार सही माना है। अब देखो, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान है। वोल्टेज रेगुलेशन, और इन चीजों को रियली में बताओ ना, टीचर यहां फंस जाता है। टीचर रियली में सच, कड़वा सच तो ये है कि स्टेप अप स्टेप डाउन पे भी कोई मैटर नहीं था। ये स्टेप अप स्टेप डाउन भी इसलिए लिखाया है क्योंकि आजकल बच्चों से जो कोर चीजें हैं बढ़िया उन्हें कम, और जो फालतू की चीजें इन्हें ज्यादा पूछता है। तो भाई इसलिए ये दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ के लिखवाया, अदरवाइज बुक्स में एक ही है भाई। यही जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे ना तो एक ही लिख रखा है ये बेचारा, नहीं है भी यही। लेकिन अब बच्चों से जबरदस्ती की चीजें, भाई हमें तो एक नंबर दिलवाना है जी, जैसे जुगाड़बाजी लगाया अपना, एक नंबर मिल गया, काम बन गया जी। तो यहाँ है I2 R इक्वलेंट cos फाइव प्लस माइनस I2 X इक्वलेंट साइन फाइव अपॉन V2, और ये V2 हमारी फुल लोड वोल्टेज ही है। तभी तो हम रेटेड वोल्टेज मानकर इसको हम पर यूनिट में बदल सकते थे। तो यहां पर पॉजिटिव होना ये है लैगिंग, और यहां पर बेटा माइनस का मतलब है लीडिंग। ठीक है जी। देखो बेटा याद रखिएगा, इसी को हम दूसरा रूप ये देते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है। परसेंटेज आर cos फाइव प्लस माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाइव है जी। 100 में बात करेंगे तो ये हमें प्रतिशत में ही मिलेगा दोस्त, क्योंकि आपने परसेंटेज आर परसेंटेज एक्स लिया है। कंडीशन फॉर जीरो, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अभी हम जो मशीन की क्लास स्टार्ट करेंगे ना तुम्हारे इस रिवीजन के बाद में यूट्यूब पर एक, तो तब उसमें हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है जी। उसमें हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ नॉलेज के हिसाब से पढ़ाएंगे। कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, बेटा फाइव बराबर में tan इनवर्स R बाई एक्स। और दोस्त याद रखना, जीरो वोल्टेज, फिर से यहां तुम गलती करोगे तो क्या गलती नहीं करनी, जब भी आप लीडिंग लिखेंगे तो लीडिंग पर पॉसिबल है जीरो होना भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है भाई बच्चों, लीडिंग पर ये तीनों आ सकते हैं, लीडिंग पर ये तीनों बन सकते हैं, याद रखिएगा बन सकते तीनों हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पॉसिबल जीरो निगेटिव कहां है, तो जीरो निगेटिव सिर्फ हमें एक ही कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, लीडिंग में। तो लीडिंग का होना पॉजिटिव भी दर्शाता है, निगेटिव भी और जीरो भी, लेकिन जीरो निगेटिव एकमात्र इसी में आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कंडीशन फॉर लैगिंग, वो कंडीशन फॉर मैक्सिमम तुम्हारी सुन ली ना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, फाइव बराबर tan इनवर्स x बाई आर। बेटा लैगिंग पर
लैगिंग पर हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। चलिए जी, यूनिटी पर दोस्त हमेशा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो इन पे हमें मिला ना, हमें जीरो निगेटिव नहीं मिला, तो जीरो निगेटिव किस में मिलेगा? लीडिंग पर मिलेगा। तो ये हो गया जी वोल्टेज रेगुलेशन की कहानी। लिखो लिखो फटाफट से, जो भी पढ़ रहे हो पढ़ो, लिखो, शाबाश। भाई देखो, मुझे नहीं है ब्राइटनेस ब्राइटनेस कम करनी आती, मेरा काम पढ़ाने का। अगर देखो किसी को देखने में दिक्कत है भाई तो मत देखो। देखो भाई, देखो साफ बात है, हमारा उद्देश्य तो ये है नहीं कि तुम्हारा टाइम खराब करें, हम पढ़ा तो रहे भाई। ब्राइटनेस ब्राइटनेस हमारे बस की बात नहीं है, ये साफ सीधी बात है, हमें आती ही नहीं करनी है, पढ़ाना आता है भाई। और कुछ का तो जन्म ही दूसरों में कमी के लिए हुआ है। हाँ रियली में, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट साफ नहीं हो रहा, उसने दवाई दे दी, फिर कहेंगे लूज मोशन करा दिए। तो भाई दूसरे में कमी निकालने के लिए हमने अपने फोन में चला के देखा जी, 360 में लैंडस्केप में करके बड़ा सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक चीज पढ़ पा रहे हैं। बहाने हैं रियली में, हम ना देख पाते तो हम कहते भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है, समस्या। हमारे गांव में एक लड़का है, मतलब तो लड़का क्या, अब तो बड़े हो गए, आदमी हो गए, तो बच्चे बच्चे हो गए, शादी ब्याह हो गई। तो ये भयंकर आवारा था भाई, मतलब दुनिया के उल्टे सीधे सब काम करता था, लड़ाई झगड़े चोरी यारी जारी सब करता था। तो भाई कभी कोई आता था कि भाई तुम्हारे लड़के ने ये कर दिया, कभी कोई पंचायत हो रही थी, तो पंचायत में हमेशा यही चीज आती थी कि भाई माफी कौन मांगेगा, तो वो माफी नहीं मांगता था। तो उसके पिताजी फिर हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगते थे कि भाई हमारा लड़का, भाई गलती है हमारी है। तो इसके हमारे जस्ट सामने से एक घर छोड़ गए, और उनके घर में डेली भयंकर वाली लड़ाई होती थी। तो जब भी लड़ाई होती थी तो इसके पिताजी उसे ये बोलते थे हमेशा, और उसके माताजी पिताजी दादी जी, कि ये नस्ल हमारी किस्मत में लिखी हुई थी क्या। नस्ल होती है ना, मतलब वैरायटी, नमूने टाइप। हाँ, कि ये हमारी किस्मत में लिखी हुई थी क्या कि डेली कुछ ना कुछ ड्रामा हमारे घर पे लगा रहता है, और सुबह होते ही कोई ना कोई आदमी जरूर मिलेगा, अजी आज इसने मेरे गन्ने उठा के भेज दिए खेत में से। मतलब ऐसी कोई गलत चीज नहीं जो करता नहीं था, और उसे मारते भी खूब थे। मतलब मैं तब की बात बता रहा हूँ जो 15 16 17 साल की इसमें रहा होगा दौर में, उपद्रवी टाइप। उसके बाद तो शादी ब्याह हो गई, शादी के बाद तो साला अच्छा अच्छा आदमी साइड पे आ जाता है, फिर तो वो तो किस खेत की मूली है। तो वो हमेशा वही बोलता जब उसके घर वाले मारते थे, तो वो अपने पिताजी को बोलता था और अपने माता को दादी को सबको बोलता था कि मैंने कहा था कि, मतलब अपनी कमी नहीं देखते, तो सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता मैंने कहा था कि मुझे पैदा करो, मैंने कहा था मुझे पैदा करो, बड़ा सबके सामने बोला करता था। अब मतलब कुल मिला के किया है तो भुगतो। तो मुझे मुझे इसलिए याद आया कि कुछ ये प्रवृत्ति है कि मतलब कभी अपने सेल्फ एनालिसिस का सोचना ही नहीं, हमेशा ये ट्राई करना है कि गलती दूसरे की है, मतलब गलती उसके माता पिता की है जिन्होंने उसे जन्म दिया, उसकी कोई गलती नहीं है कि सुबह किसी के गन्ने चोरी कर रहा है, किसी की गाय खोल दी, किसी की भैंस खोल दी। एक वो होती है,
ये बच्चे जानते होंगे, हैरो होती है जिससे जुताई उताई किया करते हैं ट्रैक्टर के। तो अरे हैरो ही बोलते होते ना, हीरो नहीं हैरो बोलते हैं गाँव में। तो भाई उस पहले तो वैसे ही आती थी वो, सड़क पे वैसे ही चल के जाती थी। अब उसके पीछे ना फिर पहिए लगा दिए, है ना। भाई किसी का पहियों का सेट खोल दिया, 7,000 का वो बेच दिया। मतलब ऐसी ही हरकतें रही है। तो जब भी कुछ ऐसे होता था तो इसी पे इंडिकेशन, भाई फलाने की यहाँ तो गाय ही नहीं दिखी भाई, तो भाई कहाँ भाई इससे पूछो। तो ये हालत थी। तो हमेशा ये है कि ये कुछ लोगों के नेचर में है कि जो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, वो दूसरों को क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। खैर अब तो इसे पता नहीं 4-5 बच्चे हैं। अब वो भड़ास कहीं ना तो निकालनी थी जीवन की। 5-6 बच्चे हैं, अपना सुबह ही अपना दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। पता नहीं अब दिहाड़ी मजदूरी पे जाता है सुबह ही, अपना शाम को आता है। फिर बच्चों के लिए जब इतने बच्चे तो खाने पीने का जुगाड़ में लगेंगे अपना, तो अब आ गया लाइन पे। नहीं गांव में तो बुड्ढे बोलते हैं कि साला बिगड़ गया रहे तो बड़ा खतरनाक, ठीक है इसके शादी करो, अभी सुधरेगा ये। जिम्मेदारियां, शादी करने का मतलब ऐसे जिम्मेदारी समझना। चलो जी, लॉसेस है, और लॉसेस में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन ये है, हम दो चीज लिखेंगे दोस्त यहाँ पर। एक तो कॉपर लॉस पर न्यूमेरिकल बड़ा जरूरी है, और दूसरा आयरन लॉस पर V/F रेशियो वाले पर थ्योरी का सवाल बनना जरूरी है। तो यहां याद रखो, आयरन लॉस का एनालिसिस करते हैं। देखिए PE KE F² BM² T² और वॉल्यूम बेटा ये थिकनेस पर डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ, प्यारे बच्चों दिमाग में रखो कि अगर इसे हम मोटा करेंगे तो ये ज्यादा होगा। तो इसके एक रेंज डिफाइन है 35 mm से, ठीक है जी। एक प्यारे बच्चों हमें मिलता है ये KHF, हाँ जी बोलो बोलो सही जा रहे हो। और वॉल्यूम, V का मतलब वोल्टेज नहीं दोस्त, आयतन है जी। ठीक है बच्चों, अब गड़बड़ मत कर देना। देखो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, हमें देखना है V/F अगर कांस्टेंट है। देखो जी V/F कांस्टेंट होने का मतलब है φm बेटा Im, ठीक है जी, बेटा Bm का कांस्टेंट होना। समझ गए V/F। अगर V/F रेशियो कांस्टेंट है मतलब वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी से भाग दीजिएगा। जो दो अलग अलग स्थितियां हैं वो अगर समान रेशियो देती है तो इसका मतलब है कि V/F रेशियो कांस्टेंट है। और V/F रेशियो अगर कांस्टेंट है तो PE F², ठीक है, और PH, अरे शाबाश, बस ये गलत मत करके आइएगा, चीजें ना सही करके आइएगा। फिर इसके बाद में अगर V/F रेशियो कांस्टेंट नहीं है, अच्छा कांस्टेंट तो हो गया ना, नॉट कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं है बेटा तो देखो जी PE प्रोपोर्शनल टू, अरे शाबाश, और PH प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और इनवर्सली, अरे शाबाश, तो तुम तो भाई कमाल करके आओगे, पेपर में ऐसी आशाएं हैं। ठीक है, आयरन लॉसेस
याद है ये चीजें? मैं बार बार बोल रहा, आती तो तुम लोगों को बहुत है, बस पेपर को थोड़ा एक्यूरेट कर लेना, शांति से, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से। अब है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस ये हमारा क्या है? कांस्टेंट। यहाँ मैकेनिकल फ्रिक्शन तो कोई मैटर ही नहीं है ना। तो कॉपर लॉस में ये होता है जी, ये कहाँ है? कोर में। ये कहाँ है? बाइंडिंग। तो पीसी फुल लोड कॉपर लॉस है। देखो इनमें साथ के साथ लिख भी लो, जैसे हमने ये लिखा है ना, एडी, एडी करंट, क्या करेंगे जी? लेमिनेशन लिख दिया वैसे, लेमिनेशन। और ये, अरे वाह बढ़िया। और एम हमने लिया यहाँ लोड रेशियो, ठीक है दोस्त, ये लिया हमने लोड रेशियो। तो पीसीएम हमने लिया है कि कॉपर लॉस एम लोड पर, ठीक है जी। तो सूत्र है एम स्क्वायर पीसी। आपको कहेगा फुल लोड पर कॉपर लॉस 6400 है, आधे पर बताइए, तो एम का मान आधा 1/4 हो जाएगा, तो 1600 आ जाएगा। 64 गुना 1/4 कितना आएगा जी? 1600। अच्छा जी, कॉपर लॉस को कम करने के लिए स्टेप्ड कोर का यूज किया जाता है जी, स्टेप्ड कोर का यूज किया जाता है। अगर ये चीजें याद है ना तो तुम सवाल को कर लोगे। देखो यहीं से बेटा हम एफिशिएंसी को देखते हैं। अब ये है कि हमें अलग अलग फॉर्मूले लिखने के बजाय यहां ये चलो, एफिशिएंसी एम V2I2 cos phi, V2I2 cos phi प्लस PI प्लस एम स्क्वायर। भाई एम लोड रेशियो है बच्चों। अब देखो V2I2 ये रेटिंग ही है और कुछ नहीं है, ये नॉर्मल रेटिंग है और कुछ नहीं है। भाई आप जो रेटिंग हो किस में रखते हो? ट्रांसफार्मर के VA में या KVA में या MVA में, यानी कि अपरेंट पावर में। इसका मतलब ही VI होता है। जैसे आपको कहे ना, इसी फॉर्मूले को आप ये भी रूप दे सकते हो, देखो घबराओ मत, MS cos phi, MS cos phi प्लस PI प्लस एम स्क्वायर PC, यही है दोस्त। S क्या है? रेटिंग। M लोड रेशियो, ठीक है। ये हो गया जी एफिशिएंसी। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए देखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखो जी, आयरन लॉस यही तो होता है। अब लोड रेशियो है, देखो √PI/PC। ऐसे नहीं रेटिंग नहीं निकाल सकते, रेटिंग है फुल लोड रेटिंग गुणा √PI/PC। करंट भी निकाल सकते हो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, IFL गुणा √PI/PC। यही तो है अलग अलग फॉर्मूला। अब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट क्या करता है? अब काहे बनाना भैया ओपन सर्किट टेस्ट, याद रखो आयरन लॉस, मेनली हमारा काम बन गया जी आयरन लॉस। अच्छा ये बताओ इसमें तुम शॉर्ट क्या करते हो? हाई को, हाई वोल्टेज साइड। नहीं, मैं थोड़ा सा इसलिए सरप्राइज हूं, मैंने कहा तुम शॉर्ट क्या करते हो और तब भी बोल रहे हैं,
तब भी ये कह रहे कि आई को करते हैं जी, तो इसका मतलब है कि क्या अटेंशन है दोस्त। तो हम लोग हाई वोल्टेज साइड को ओपन किया करते हैं, इसे हम लोग रेटेड वोल्टेज पर परफॉर्म करवाएंगे। ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान दक्षता 0 होती है जी, है जी। एक हमारा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, हम लोग हाई वोल्टेज साइड इक्विपमेंट लगाएंगे, लो को बस शॉर्ट करेंगे, कॉपर लॉस नाप देता है, दक्षता इसमें भी 0 ही रखते हैं। ये एफिशिएंसी निकालने की इनडायरेक्ट टेस्ट है। याद है दोस्त बैक टू बैक टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, इसमें हमें दो समान ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। ये बताओ प्राइमरी कैसे है, पैरेलल में, और सेकेंडरी सीरीज अपोजिशन। ये एफिशिएंसी निकालने का इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट है। बस फटाफट से, ये वैसे बहुत काम की चीज कर रहा है ये लड़का, ये ना बढ़िया लिख रहा है, मतलब फाइनल टाइम के लिए इस तरह का लिखना चाहिए। दिखा दे, इसने जितनी मैंने चीजें पढ़ाई ना पूरी ट्रांसफॉर्मर, ये एक पेज में आ गई इसके, बल्कि ये भी स्पेस यूज करता। जब साथ गए अपना 2-3 पेज में पूरे इलेक्ट्रिकल लेके चलो, देखो मुझे तो इसलिए लिखना है ना भाई, क्योंकि तुम्हें दिखना चाहिए बोर्ड से। नहीं तो पेज के 3 लाइनें, 3 खाने बनाओ पेज के, और बहुत छोटा छोटा बारीक पेन से छोटा छोटा मेंशन कर लो, पूरी मशीन ही 3 पेजेस में लिख लो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। पढ़िए जरा, यहां से शुरू करो, पढ़ो जल्दी से। टेम्परेचर लिमिट चेक करने के लिए आप भी ऐसे करते हो, बिल्कुल सही है बेटा, बढ़िया। अरे लड्डू, आजकल तो बहुत भटकता हुआ दिखता है भाई, लड़के स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं तेरे नाम का, और लड्डू को हम तो संभाल के रखते हैं, कोई और चबा जाएगा तुझे याद रखना, इसलिए अपना पढ़ाई पर फोकस कर। हाँ हाँ, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, कल इसके लड्डू के नाम से आईडी अलग बना रखी हो अलग बात है, लेकिन इसे बच्चे सब पहचानते हैं। तो बच्चे ने भेजा ये जो अकेडमी का नंबर है 8057 वाले पे, कि ये मैं ये संदेश नमन सर को फॉरवर्ड करना है कि आजकल आपका लड्डू बहुत भटक रहा है। तो कई और पे कई और पे क्लास देख रहा होगा, तो अपना ये बच्चे भेजते रहते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ अगर कोई बढ़िया, जैसे आपको कोई 50-100 सवाल बढ़िया करवा रहा हो क्वालिटी वाले, तो मैंने कहा देखो कोई बुराई थोड़ा ही है भाई, ज्ञान है कौन सा, इन्हें पैसे देने हैं तुम्हें। अच्छा अगर कोई दे रहा हो और ये गारंटी हो कि भाई कोई गारंटी ले रहा है कि भाई पेपर आ रहा है, तो नजर रखो, फास्ट मोड में देख लो, कुछ सीखोगे तो हो ही। भले ही उनके सॉल्यूशन ना देखो, लेकिन सवाल देख लो, कुछ डिफरेंट क्या पता ले लिए हो, अपने दिमाग से करके देखो। क्या, हाँ लड्डू ये क्या बना के भेजते हैं ये बच्चे, कार्टून से क्या होते हैं ये, ये बीमारी नहीं है क्या कुछ, तो ये जबान से बयां कर दो ना, लिख के बयां कर दो। चलो रिवाइज करो पूरा जितना लिखा है दोस्त।
अच्छा, मतलब तुम लोगों ने बिल्कुल लिखा ही नहीं। हो गया, पढ़ लिया? ये पढ़ो। हाँ हाँ, ये भी तो है ना धीरज बाबू, ये जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। मैसेज देने वाला भी गया होगा, बिल्कुल। यही तो मैं भी रिप्लाई कराया उस बच्चे को। आज तो हम दूसरा फोन लेके आएंगे, हमारा फोन ये स्विच ऑफ है यार, बड़ी दिक्कत हो रही है हमें। 8 दिन तो बढ़िया लगा फोन के बिना। हम्म। पढ़ लिया? चलो भाई, देखो यार, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है। मुझे नहीं लगता कि थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को भाई कभी किसी ने या हमने खुद इतना आसान महसूस किया हो। हमें जब भी 8 कनेक्शन दिखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें पढ़ने की जरूरत इन्हें ना है, ना बच्चों को बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत हो। पहली चीज तो ये है कि घड़ी में एक किधर बनता है, इस तरफ को, और 11 इस तरफ। अगर किसी को ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार स्टार जीरो, ये 4 कनेक्शन है दोस्त। जब हम 0 डिग्री डिस्प्लेसमेंट देखते हैं स्टार स्टार जीरो, मतलब ये इसकी बहुत बड़ी बेइज्जती है बेचारे की। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर 5 मिनट में सब तैयार है इसमें। YD6 DY6 -30 को 11। ओ भाई, -30 मतलब लैग 1 बजे लीडिंग, मतलब नालायक को 3 बार पढ़ा ली फिर भी यही गलती। देखो 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पर ही ये पॉसिबल है। और एक है जी ये YD11 DY11। भाई बहुत मजबूर है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बेचारा, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा इसमें लगानी नहीं है। 5 मिनट और क्या, एक हो गई, और देखो 5 से भी कम ही लगेंगे। ये 4 है, इनमें समय भी खराब करने की जरूरत नहीं है। 0 और 6 तभी मिलेगा जब दोनों सेम में होगा, स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा। सवाल आता है बाद के यहां से, जैसे हमें ये दिया है, मतलब पहचानने को आता है इस पे। A2 A1 B2 B1 C2 C1, A2 A1 B2 B1 C2 C1। ये बताओ कौन सा कनेक्शन बनाए? अरे नाम बोलो ना। स्टार डेल्टा 11 बनाए, ये वाला बस एक ही बनेगा। देखो भाई बच्चों, स्टार है इधर, ये लो, स्टार में ये काम है। अरे स्टार में सबको जोड़ के न्यूट्रल बना दिया।
ये टर्मिनल ए है, ये बी है और ये सी है। अब क्या बनाए, डेल्टा 11 पे बनाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ एक लाइन खींचो जी, ये है 12 बजे। अब 11 इधर ही तो बजेंगे, बहुत लाचार बना दिया हमने ये बेचारा। ये लो भाई, तो जिधर से 11 बजे भाई इधर से मिलाना शुरू, ये बेचारा इतना मजबूर हमने पहले कभी नहीं देखा। खत्म है 3 पे ट्रांसफॉर्मर। अरे अगर हम भाई 11 बजाएंगे, अब देखो अगर तुम्हें ये इच्छा, सर ये क्यों नहीं बना है, अरे भाई यहाँ हाथ रखो, एक इधर बनेगा, इधर जोड़ लेते हैं स्टार को। स्टार जैसे यहाँ है दो, स्टार हमेशा न्यूट्रल से जुड़ जाएगा, ठीक है जी, स्टार में कुछ करने की जरूरत नहीं, जो ये कनेक्शन है ये बनेंगे यहाँ। अच्छा ये जो स्टार वाले हैं, जैसे स्टार डेल्टा है, मैं तो भूल गया, अच्छा तुम लोग बता रहा, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक्स रेशियो 1 है, मैं भूल गया है, लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, √3 एक्स, ये हाँ, ये होगा पक्का, है? अच्छा अरे भाई है? नहीं नहीं अब, अरे भाई वो जो पूछ, ये जो बताया वही तो समस्या है तुम्हारी, जिसपे काम नहीं हो रहा आज तक। पूछा स्टार डेल्टा में है और तुम बता रहे जिग जैग कनेक्शन का, जो रट तो एक ही रखा। अरे पूछा स्टार डेल्टा का है, कमाल है, ये वी है, ये लाइन में आई है, यहां V/√3 होगा, यहां करंट आई होगा, हमने x माना है जी फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये हाई साइड है, हाई टू लो हमारा x है, अगर हम लो पर चाहते हैं यहां से तो डिवाइड बाई x हो जाएगा, तो ये हो गया जी V/√3 और x, यहां भी यही होगा जी V/√3 और x, आपको लाइन में निकालना है, देखो V/√3x, यही तो हुआ, इसे तुम ऊपर भेज सकते हो, V से V कैंसिल हो गया, √3x रेशियो 1, हमने सही लिखा था, आपने कहा गलत है, हम बोले ठीक है भाई। अगर बेटा हम dy यानी डेल्टा स्टार में फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो x रेशियो 1 है, 3 बार पढ़ा दिए, लेकिन गलतियां फिर भी यही है, तो x/√3 रेशियो 1। अच्छा जी दोस्त, एक कनेक्शन है जिसे जानते हैं हम लोग अर्थिंग ट्रांसफार्मर के रूप में, पेपर के लिए जरूरी है, प्रैक्टिकली भी यही यूज है ज्यादातर, स्टार स्टार जिग जैग कनेक्शन। अगर फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो x रेशियो 1 है, तो लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो √3x रेशियो 3/2 है, ये हमने इंपॉर्टेंट में लिखा रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट में है। तो ये तो था हमारा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की कहानी जी, जो मर्जी बना लो, आपने कहा जी मैं dy1 बनाना है, क्या दिक्कत है, dy11 बनाओ, देखो एक और बनाते हैं, ये पुरानी चीजों को याद ही तो दिलाने के लिए सेशन।
बेटा ये कैपिटल A2 A1, बेटा ये B2 B1, प्यारे बच्चों ये C2 C1। चलो हमने कहा dy11 बनाएंगे, ठीक है बेटा, dy11, तो y वाली साइड तो कॉमन है बेटा, ये ले लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना हमने, ये a है, ये b हो गए बेटा, और ये हो गए c। हमें d बनाना है, हमें 11 पर बनाना है, तो घड़ी में 11 इधर से बजते हैं ना, तहस नहस हो गया बेचारा, खत्म। बस ये देख लो 11 किधर बज रहे और 1 किधर बनना, जोड़ना शुरू। ये 2 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है, 5 सेकंड का सवाल है कनेक्शन पहचानने का। अपने समय को वहां लगाना है जहां कैलकुलेशन ज्यादा, तो ऐसी चीजों में टाइम की बचत करना है। वो तो सेम बता ही रखा है, सेम है, नहीं नहीं गलत। देखो हम लोग स्कॉट कनेक्शन पढ़ते हैं, अब हमें की पॉइंट याद रखने हैं, 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट करते हैं। एक है टीजर वोल्टेज और एक है मेन, दोनों में एंगल मिल जाता है 90। देखो अगर मेन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लेते हैं, है ना, तो टीजर ट्रांसफॉर्मर के लिए √3/2 के रेशियो 1 सिखा रखा है तुम्हें ये। टीजर ट्रांसफॉर्मर में जो न्यूट्रल है ये वाइंडिंग को 2:1 में डिवाइड कर देता है। मेनली देखा जाए तो बेटा ये बहुत जरूरी है। आप एक और सीखते हो, ओपन डेल्टा कनेक्शन पढ़ते हो जी। ओपन डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा से 1 ट्रांसफॉर्मर आउट ऑफ सर्विस हो जाए, 1 ट्रांसफॉर्मर, इसे स्कॉट को हम टी कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं, आउट ऑफ सर्विस। तो भैया ये क्या बन जाता है, ओपन डेल्टा। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा इसमें जो रेटिंग है 57.7%, और जी ये हो जाता है जी ओवरलोड। न्यूली डेवलप एरिया, जहाँ नया नया कुछ एरिया में सप्लाई भेजनी, वहां भी इस्तेमाल करते हैं, यानी अलग अलग सप्लाई को। यहाँ स्कॉट को हम लोग ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक फर्नेस में बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक हमारा ओपन डेल्टा ये कनेक्शन है, जहाँ हम लोगों को पूरी रेटिंग नहीं लगानी, जैसे उसने कहा माइंस में भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ट्रांसफॉर्मर ले जाइए, ओपन डेल्टा में जोड़ दीजिए, 3 फेज बन जाएगा। तो क्या है, काम ये 3 फेज ही है, लेकिन एक को हम हटा दें तो बाकी बचे हुए 2 ट्रांसफॉर्मर भी काम करेंगे। देखो यार हमने ये पढ़ा है कि स्टार स्टार, इनकी जो एप्लीकेशन है दोस्त, स्टार स्टार को हम रेयरली यूज करते हैं, ना के बराबर। अगर यूज करे भी तो टर्सरी वाइंडिंग लगाओ डेल्टा में, यही तो पढ़ा ना। देखो डेल्टा डेल्टा को हम लोग 3 फेज लोड को फेड करने के लिए करते हैं, पढ़ाया जी। इसके बाद देखो बेटा स्टार डेल्टा को स्टेप डाउन सब स्टेशन वगैरह में स्टेप डाउन में यूज करते हैं। इसके बाद है डेल्टा स्टार, वैसे तो स्टेप अप, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में
डिस्ट्रीब्यूशन में से स्टेप डाउन के तौर पर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां हमें मिक्स लोड लगाने हैं। ठीक है जी। और बेटा स्टार में मिक्स अनबैलेंस लोड लगाने की सुविधा है क्योंकि न्यूट्रल दिया जाता है। ओके जी, पढ़िए जरा इनको फटाफट से। पढ़ो फटाफट से। बाकी आपको मैं कहानी और बता दूं। देखो जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ए भाई मेरी बात और सुन लो, ध्यान से सुन लो, क्योंकि जब भी आप पेपर देने जाएं ये चीजें आपके दिमाग में रहे। ट्रांसफॉर्मर को इंटरनल फॉल्ट से बचाने के लिए बुकोज रिले हम लगाते हैं। ये हमारी गैस ऑपरेटेड रिले है जी। जब फॉल्ट ज्यादा होता है तो ये ट्रिप कर देता है, फॉल्ट कम होता है तो अलार्म देता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक छोटा सा टैंक बनाते हैं हम लोग कंजर्वेट, इसे इसलिए लगाते हैं ताकि ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल एक्सपेंड करें तो वो जो बढ़ा हुआ तेल है वो उसमें चला जाए, यानी कि सांस लेने की व्यवस्था हो जाए। वहां से हम ब्रीथर रखते हैं। देखो दो चीज है, ब्रीथर का काम होता है एयर को अंदर भेजना कूलिंग के लिए। ब्रीथर का काम मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना नहीं है, वो सिलिका जेल का। तो सिलिका जेल जब अच्छी होती है नीले कलर की होती है और जब नमी को सोख लेती है तो ये पिंक कलर की हो जाती है जी। ट्रांसफॉर्मर के तेल की प्रॉपर्टी ये है कि तेजाबी कंटेंट नहीं होना चाहिए, कम गाढ़ापन होना चाहिए, इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है वो 90 केवी पर या 95 केवी पर एमएम होनी चाहिए। फ्लैश पॉइंट 160 मेंशन करिए, फ्रीजिंग पॉइंट 10 से 15 तक मेंशन करके चलिएगा है जी। ट्रांसफॉर्मर के तेल के लिए हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग करते हैं। तो जो हम एक छोटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए एक ट्रांसफॉर्मर लाते हैं वो जनरली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसके सेकेंडरी पर हम पॉलिश्ड इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, जिनके बीच की दूरी हम 3 to 5 mm रखते हैं। तो जिस भी वोल्टेज लेवल पर इनमें स्पार्किंग होनी शुरू हो जाती है उससे जस्ट पहले वाली वोल्टेज को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। ठीक है। एक चीज और, क्रैकल टेस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट है ना, मॉइस्चर कंटेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रैकल टेस्टिंग करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल जब ताजा होता है तो ये पहले येलो कलर का और जब खराब हो जाता है तो ये काले कलर का हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर पर तार बांधने के लिए बुशिंग इस्तेमाल होती है। बुशिंग किसकी है, वही पोर्सलेन मटेरियल की हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें नीचे आपने देखा होगा एक हैंडल आइसोलेटर, बेटा वो मैनुअल नहीं होता दोस्त, वो सॉरी ऑटोमेटिक नहीं होता, वो मैनुअल ही होता है। आइसोलेटर जनरली नहीं, आइसोलेटर का मतलब बेटा रेटिंग करंट रेटिंग से नहीं होता। आइसोलेटर का मतलब तो नो लोड करंट से हुआ करता है ना। तो इसीलिए आइसोलेटर को डिजाइन करते समय हमें करंट रेटिंग ध्यान में नहीं रखनी है। जैसे हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं बेटा, हम अब सुनना जरा, एक ही वाइंडिंग होती है, जो ट्रांसफर होती है एनर्जी वो प्राइमरी से सेकेंडरी पर मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों होती है। देखो यहाँ पर 3-4 फॉर्मूला है जो बड़े काम के हैं। के का जो मान है वो हमने वी एच बाई वी एल ले लिया जी। अगर वी एच बाई वी एल लेंगे तो ये हमें ग्रेटर देन 1 देगा। अगर हम वी एल बाई वी एच लेंगे तो ये लेस देन 1 लेगा। तो हमने जो ये फॉर्मूला सब मेंशन किए ये हमने लेस देन 1 के लिए लिख रहे हैं। ठीक है जी। तो देखो जी, एक होता है परसेंटेज सेविंग इन कॉपर, कि कॉपर में कितने प्रतिशत सेविंग होती है, तो के गुणा 100%।
ठीक है भाई, ये रखना है। और यदि आपको ये करना है कि पावर ट्रांसफर मैग्नेटिकली, यस, अगर मैग्नेटिकली लिखना है बेटा, मैग्नेटिकली का मतलब इंडक्टिवली भी है, तो 1 माइनस के इंटू, अरे तुम्हें एक ही चीज देगा ये। और अगर यहां पावर ट्रांसफर्ड, ये सॉरी कंडक्टिवली, तो के इंटू पावर आउटपुट ये हो गया। याद है जी? ये भी याद होगा कि वी ए ऑटो अपॉन वी ए टू वाइंडिंग 1 अपॉन 1 माइनस के। तो अपरेंट पावर, जो पावर रेटिंग है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी, पावर रेटिंग बढ़ेगी, लॉसेस कम होते हैं, एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। यही तो फायदे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के। नुकसान क्या है? एक ही वाइंडिंग है, और अगर कॉमन वाइंडिंग जल जाए तो जो हाई वोल्टेज है वो सीधे लोड पर लगेगी, डैमेज कर सकता है। दूसरी बात यह है कि इम्पीडेंस कम होता है, इम्पीडेंस कम है तो बेटा शॉर्ट सर्किट करंट ज्यादा फ्लो करेगा। जैसे ये फॉर्मूला है बेटा, हम ये भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इन ऑटो अपॉन वोल्टेज ड्रॉप इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो 1 माइनस के। जैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी प्रकार से वोल्टेज रेगुलेशन भी लिखा जा सकता है। तो ज्यादातर अगर देखा जाए बेटा ये फॉर्मूला है, बहुत खास है, ये फॉर्मूला आता है। फिर उसके बाद रेटिंग पूछ लेता है, ये जरूरी है, सेविंग इन कॉपर मटेरियल ये। लेकिन ये सभी फॉर्मूले लिखते समय दिमाग में रखना है कि ये हमेशा एक से कम हो। ये हर पेपर के लिए फेवरेट बना हुआ है, ज्यादातर देता है डायरेक्टली, ज्यादातर देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.8, आपने देख लिया 0.8 एक से कम। फॉर्मूला कौन सा लगाएगा? ये जो लिखे हैं। परसेंटेज सेविंग बताइए, 0.8 इंटू 100, 80%। पावर ट्रांसफर मैग्नेटिकली 1 माइनस के से हो जाएगा। तो इन पर आधारित हमारे कुछ न्यूमेरिकल बनने का चांस रहता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर को जहां दो सप्लाई को हमें कॉमन लेवल पर इंटरकनेक्शन करना है वहां इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और बेटा स्टार डेल्टा से नेक्स्ट, फिर वही पूरा तो हमारा सेंटेंस बोलने नहीं दिया। हमने कहा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ साथ ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर भी बहुत फेमस हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो जो बड़े 3 फेज इंडक्शन मोटर है उनके लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर को यूज करते हैं। हम ये सेंटेंस बोल रहे थे, हमने स्टार डेल्टा बोला, आपने कहा कि स्टार डेल्टा में इस्तेमाल होता है, फिर वही, अरे ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा पैरेलल ऑपरेशन को सुन लीजिए। पैरेलल ऑपरेशन के लिए हम ये लिखते हैं पोलैरिटी तो सबसे खास थी, सेम फेज सीक्वेंस, सेम फेज डिस्प्लेसमेंट सेम ग्रुप से होना चाहिए। यानी देखो गलतियां ये मत करना, जैसे स्टार डेल्टा है ये 2 से चल सकता है, या तो स्टार डेल्टा से या डेल्टा स्टार से। ठीक है जी, सेम टर्मिनल वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मेशन सेम। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समान नहीं है, याद करो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, है ना। तो मान लिया आपको ऑब्जेक्टिव दे दे कि सर्कुलेटिंग करंट शून्य करना है, उसके लिए क्या करें? तो आप कह देना भाई टर्न रेशियो को बराबर बना दो, तो बराबर होंगे तो सर्कुलेटिंग करंट नहीं बहेगा। पावर को शेयर्ड करेगा जो पैरेलल में है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल इम्पीडेंस। ठीक है जी, ये कुछ ट्रांसफार्मर की इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनको पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट सेशन है हमारा पावर सिस्टम का, जिसमें मुलाकात होगी आपसे 11:30 पर। ठीक है जी।
11:30 से पावर सिस्टम की शुरुआत होगी। थोड़ी सी लंबी क्लास चलेगी, 3-4 घंटे की, फिर आपकी रीजनिंग की डोज है। मतलब जाने मत दो हाथ से चीजों को। अभी 20 मिनट का ब्रेक है आपका नेक्स्ट वाली क्लास में। तो जितनी चीजों पर हमने बात की है एक बार फिर से रिवाइज करिए, तभी तो नोटिस किया जाएगा कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। भाई ए राम सागर जी, कैसा चल रहा है? 11:30 पर नहीं लड्डू जी? हाँ, चलिए धन्यवाद।